जिंदगी की राहों में सफर का। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2018 में पूछा गया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, कह रहा है कि द इंडियन स्टैंडर्ड कोड विच डील्स विथ स्टील स्ट्रक्चर। कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जो स्टील स्ट्रक्चर को डील करता है? तो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा IS 800। ठीक है ना, यानी IS 800। ठीक है, तो बाद बाकी का जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या करता है सर, तो सबके एक एक करके सुन लीजिए। ठीक है, हाँ, IS 875 जो है वो लोड के बारे में डील करता है। किसके बारे में डील करता है? लोड के बारे में डील करता है। ठीक है, हाँ, IS 456 जो है वो RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में डील करता है। ठीक है, IS 1893 है वो का चीज के डील करता है, तो सर अर्थक्वेक के बारे में डील करता है। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, अब हम लोग को इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो आपको जवाब आना चाहिए कि सर B हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विथ अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील, जब स्टील में कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो क्या डिक्रीज करता है? ठीक है, हाँ, तो देखिए जब कार्बन की परसेंटेज स्टील में इंक्रीज करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात कि जब स्टील में कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो हार्डनेस भी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर जब उसमें कार्बन की मात्रा को इंक्रीज करते हैं तो ब्रिटलनेस भी इंक्रीज करता है, यानी आपके ऑप्शन ये डी हो गया कि यानी हर हाल में डक्टिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, कह रहा है कि एज पर IS रोल्ड स्टील बीम सेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू, कह रहा है कि स्टील्ड रोल्ड स्टील बीम सेक्शन जो है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो वो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो आपन की लेक्चर में बड़े आराम से बताया गया। कौन कौन? तो इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम बताए थे, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, लाइट वेट बीम, ठीक है ना, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, मीडियम बीम बताए थे, फिर बताए थे इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, ठीक है ना, हाँ, उसके बाद बताए थे इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन बीम। ठीक है ना, ये 5 तरह के बताए थे। तो उम्मीद है आप लोग को इतना बात समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सर इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 सीरीज। ठीक है, हाँ, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा अगला क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज रिविट हेड, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो कॉमनली जो रिविट हेड का यूज करते हैं वो आपका हो जाएगा स्नैप हेड रिविट का यूज करते हैं। ठीक है ना, पैन का वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे स्पेस कम होता है, फ्लैट का वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे आपको वेटर अपीयरेंस की ज़रूरत होती है, बढ़िया दिखने में लगना चाहिए, और बाहर मतलब फाइन फिनिशिंग के लिए जहाँ पे वर्किंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे फ्लैट का यूज करते हैं। तो आपके अनुसार, आपके क्वेश्चंस के अनुसार सबसे मोस्ट करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे स्नैप हेड। ठीक है, हाँ, बहुत बच्चे लोग क्या करता है ऑल ऑफ द एबव देखा ना क्यों कड़ाक से मार दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका बार बार कह रहे हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, स्नैप हेड। स्नैप हेड रिविट जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज आता है। ठीक है ना, यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, चलिए उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। कहा जा रहा है कि फोर यहाँ पे फोर स्ट्रक्चरल स्टील वर्क द डायमीटर ऑफ हॉर्ड रिविट्स इज, ठीक है ना, तो स्ट्रक्चरल स्टील वर्क में जो डायमीटर होता है वो 10 mm से ऊपर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको 16 mm भी 10 mm से ऊपर है, 18 mm भी 10 mm से ऊपर है, और 20 mm भी 10 mm से ऊपर है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हुआ। ठीक है ना, तो ये अभी सही हो गया। ठीक है ना, ऑल ऑफ द एबव वाला। ठीक है, तो इस बात को कभी ऐसा जनरल ट्रेंड नहीं बना लीजिएगा कि जिसमें ऑल ऑफ द एबव है वही सही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस में सही होता भी है। ठीक है ना, लेकिन आप लोग ध्यान दे करके इसको बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हाँ, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस डायामीटर एंड नॉमिनल डायामीटर फॉर द रिविट अप टू 25 mm। बताए थे कि जब 25 mm तक डायामीटर रहता है रिविट का
तो हम लोग 1.5 mm जोड़ते हैं, और 25 mm से ज़्यादा रहता है तो हम लोग 2 mm जोड़ते हैं, यानी डिफरेंस की बात किया जाए तो आपको क्या हो जाएगा, 1.5 mm हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको इतना बात समझ आ रहा होगा, यानी बी आंसर होगा। ठीक, हाँ। आगे कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एज कंपेयर टू फील्ड रिबिट द सॉफ्ट रिबिट आर, कह रहा है कि कौन सा रिबिट मजबूत होता है और कौन सा रिबिट कमजोर होता है। तो याद रखिए, सॉफ्ट कहने का मतलब वो रिबिट वर्कशॉप में बनाया गया है, फील्ड रिबिट कहने का मतलब वो फील्ड में बनाया गया है। तो फील्ड वाला कमजोर होता है और सॉफ्ट वाला मजबूत होता है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि एज कंपेयर टू फील्ड रिबिट के कंपेरिजन में द सॉफ्ट रिबिट क्या होता है, तो सॉफ्ट रिबिट मजबूत होता है। ठीक है ना, यानी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं। कह रहा है कि ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, इसको अंडरलाइन करके पढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स इन द डायरेक्शन टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के डायरेक्शन में अगर कोई मेंबर पर टेंसाइल लोड लग रहा है तो ये मेंबर होगा टेंशन मेंबर। ठीक है ना, यानी आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, स्टोनचेन क्या है, तो एक कॉलम का टाइप्स होता है। स्ट्रट क्या है, स्ट्रट भी कंप्रेशन मेंबर का टाइप होता है। ठीक है ना, हाँ। तो ये दोनों तो होगा नहीं, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये टेंशन मेंबर होगा। ठीक, हाँ। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक, हाँ। कह रहा है कि इन अ स्ट्रक्चर जनरली वायर एंड केबल आर यूज्ड एज, वायर और केबल को स्ट्रक्चर में हमेशा यूज करते हैं टेंशन मेंबर के जैसा। बहुत बच्चे लोग देखता है जहाँ बोथ कड़ाक से बोथ मार देता है, ऐसा नहीं, ट्रेंड नहीं बनाइएगा। ठीक है, जब ना समझ आए तो आप लोग ट्रेंड से मार सकते हैं, बट जानते हुए गलती ना करेंगे। ठीक है, हाँ। तो वायर और केबल हमेशा टेंशन मेंबर के जैसा यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, हाँ। आगे कहा जा रहा है कि अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर कॉलम के लिए सबसे बढ़िया जो सेक्शन होता है वो ट्यूबुलर सेक्शन होता है, क्योंकि इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन करके पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए मेजर बीम इज अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये गिडर, ये फ्लोर, मेन बीम। ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव वाला कॉन्सेप्ट सही होगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ आपको बिल्डिंग में मेजर कंपोनेंट के जैसा यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। आगे कह रहा है कि आउट ऑफ द अवेलेबल रोल्ड स्टील सेक्शन, जो आपको अवेलेबल यहाँ पे दिया गया है उसमें मोस्ट कॉमनली यूज सेक्शन एज ए बीम जो दिया गया है ओकरा में सबसे बढ़िया या सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं हम लोग सेक्शन बीम के रूप में, वो कौन सा यूज करते हैं, तो बताएं थे कि बीम के रूप में सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं वो आई सेक्शन का यूज करते हैं, यानी आंसर सी हो जाएगा। अगर आई सेक्शन नहीं होगा तो हम चैनल सेक्शन का यूज करेंगे, चैनल सेक्शन नहीं होगा तो हम लोग एंगल सेक्शन का यूज करेंगे, उसके बाद टी सेक्शन का यूज करेंगे। ठीक है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज जो करेंगे हम लोग वो आई सेक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ। उम्मीद है इतना बात आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, ये कोडल प्रोविजन है। कह रहा कि द एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर रोल्ड स्टील बीम सेक्शन इज, इसको याद कर लीजिएगा, 945 होगा। कितना होगा, 945 होगा। ठीक है, हाँ। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। आगे कह रहा क्वेश्चन नंबर कितना है भाव, क्वेश्चन नंबर आपको, रुक जाइए, क्वेश्चन दिखाई नहीं पड़ रहा, हाँ। क्वेश्चन नंबर आपको 14 है। ठीक है ना, हाँ। ये कह रहा है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी डिक्रीज्ड बाय, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। कह रहा है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी डिक्रीज्ड बाय, जब बीम मान लीजिए कि ये बीम है, ठीक है ना, इसमें डिफ्लेक्शन डिक्रीज कैसे कैसे करता है, कौन कौन सी फैक्टर पर डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है, वही बात कह रहा है। ठीक है ना, तो डिक्रीज कब करेगा ये पूछ रहा है कि आपको ये जो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज कब करेगा। ठीक है, हाँ। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द बीम। ठीक है, इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है इंक्रीज द स्पैन ऑफ द लेंथ। बताओ बीम का अगर स्पैन लेंथ बड़ा करेंगे तो डिफ्लेक्शन तो होवे करेगा ज़्यादा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है ना, आगे कह रहा है डिक्रीज द डेप्थ ऑफ द बीम। ठीक है ना, अगर इसकी जो मोटाई है, मोटाई कम करेंगे तो डिफ्लेक्शन और ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ना होकर के इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ।
देखिए ए में क्या कर रहा है, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द बीम, जैसे जैसे बीम का डेप्थ इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन कमेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल समझ भी सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं घर उर बनता है तो देखे होंगे, चाहे असेंबली हॉल उल बनता है तो बहुत नीचे तक लटका हुआ बीम रहता है। ठीक है ना, यानी डेप्थ ज़्यादा रहता है। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं, और ये क्वेश्चन कोरल प्रोविजन है, और ये भी मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, हाँ, कह रहा है कि फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम द मैक्सिमम परमिटेड डिफ्लेक्शन ऑफ द स्पैन इज। ठीक है, तो इसके लिए याद कर लीजिएगा स्पैन का, इसके लिए याद कर लीजिएगा स्पैन का 1/325 यानी 1/325 होता है इंटू एल। ठीक है ना, ऐसे लिखोगे एल इंटू 1/325, यानी क्या हुआ, स्पैन का कितना गुना कितना टाइम्स हो गया, बोला 1/325 यानी 325 टाइम। ठीक है, उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, कह रहा कि फॉर अ स्टील मेंबर इज नॉट एक्सपोज टू वेदर द थिकनेस ऑफ स्टील शुड बी लेस देन। ठीक है ना, अगर एक्सपोज टू वेदर कंडीशन में नहीं है तो उसके लिए मिनिमम थिकनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है, इसको याद कर लीजिए 6 mm होती है। कितना mm होती है, 6 mm होती है। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। आगे ये क्वेश्चन बिल्कुल IS कोड से है, इसको समझिए। कह रहा कि द मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द, याद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कंप्रेशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर नहीं है, मेंबर कैरिंग अ लोड, लोड डेड लोड एंड सुपर इम्पोज लोड यानी लाइव लोड कैरी करता है, तो उसके लिए मैक्सिमम मतलब सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है, तो याद करिएगा टेबल वाला बात, तो याद आएगा आपको 180। इस टेबल को एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, एग्जाम के लिए थोड़ा खतरनाक माना जाता है। ठीक है, हाँ, इस चीज़ को आप समझिएगा। कह रहा है लॉन्ग कॉलम इज 1। ठीक है, तो हम लोग कॉलम को पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक, हाँ, कह रहा है कि मॉस में हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर 32 से अगर छोटा रहेगा सिलेंडरनेस रेशियो, अगर लेमडा की वैल्यू 32 से छोटा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट कॉलम। क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉलम। क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉलम। और 32 से लेमडा की वैल्यू 120 के बीच रहेगा, 32 से 120 के बीच रहेगा तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कॉलम या मीडियम कॉलम। और 120 से अगर बड़ा रहेगा तब हम उसको बोलेंगे लॉन्ग कॉलम। ये बात हुआ मॉस का। लेकिन अगर जब डिजाइन हम लोग पढ़ते हैं तो डिजाइन में हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं, जैसे डिजाइन की बात करें DESIGN डिजाइन में, तो हम लोग देखते हैं 12 का रेफरेंस लेते हैं। अगर सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू अगर 12 से छोटा रहा तब हम उसको बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। क्या बोलते हैं, शॉर्ट कॉलम। अगर सिलेंडरनेस रेशियो अगर 12 से बड़ा रहा, अगर 12 से बड़ा रहा तब हम उसको बोलेंगे लॉन्ग कॉलम। ठीक है ना, हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करिए। तो हम लोग डिजाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे पढ़िए, कह रहे कि लॉन्ग कॉलम इज 1 भी चीज़ मोर देन 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर से लंबा रहेगा तो उसको लॉन्ग कॉलम बोलेंगे, नहीं, 12 मीटर से लंबा होना चाहिए। ठीक है, आया करा भी चीज़ फ्री एट इट्स टॉप एंड, नहीं। ठीक है ना, ये कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, हाँ, आया करा हुज लेटरल डायमेंशन इज लेस देन 25 mm, ये भी नहीं है। ठीक है ना, आगे कह रहा है हुज रेशियो ऑफ एल इफेक्टिव यानी इफेक्टिव लेंथ एंड लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। देखो तो लेमडा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर एल इफेक्टिव बट्टा आर मिनिमम। ठीक है ना, आर मिनिमम कितना से बड़ा होना चाहिए लॉन्ग होने के लिए, तो सर ये बड़ा होना चाहिए 12 से, और है कितना 80 से ज़्यादा है, तो यानी आपका सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू, डी, यानी आपका आंसर सही डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, उम्मीद है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्राट ट्रस यूज्ड फॉर अप टू स्पैन, कितना लंबा स्पैन के लिए प्राट ट्रस यूज करते हैं बाबू, तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग जाने होंगे, पढ़ाई किए होंगे तो बोलेंगे कि सर 10 मीटर से लेकर के 30 मीटर तक हम लोग प्राट ट्रस का स्पैन का यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 19 नंबर क्वेश्चंस भी आपको कंप्लीट हो रहा होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कॉपी में लिखाया गया, इसको नोट पॉइंट के तौर पर इसको आप ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि द इकोनॉमिकल स्पेसिंग, ठीक है ना, कह रहा है इधर आ जाइए, अरे रुक जाइए।
ठीक है। कह रहा है कि द इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस इज वर्कड आउट टू, ठीक है ना। हाँ, तो इकोनॉमिकल स्पेसिंग के लिए जो हम लोग लेते हैं 1/3 से लेकर के 1/5 तक लेते हैं। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा और ऑब्जेक्टिव आपको अब एक क्लियर हो गया होगा 2018 का, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा ग्रुप बी में थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, ये सारे चीज़ आपको ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप बी में क्वेश्चन है, कह रहा है डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ फेल्यूर ऑफ रिविट ज्वाइंट, ठीक है ना। रिविट ज्वाइंट की मोड्स ऑफ फेल्यूर के बारे में आपको बताना है। तो ज्वाइंट फेल होने का दो तरीका, या तो प्लेट फेल होगा या तो रिविट फेल होगा। प्लेट कांच में फेल होगा तो लिखना है टीयरिंग फेल्यूर ऑफ प्लेट, सीयरिंग फेल्यूर ऑफ रिविट, बियरिंग फेल्यूर ऑफ रिविट, ठीक है। और हम लोग लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे वो है एज क्रैकिंग। तो ये फेल्यूर में आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। या आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यहाँ पे कह रहा है एडवांटेज ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको ऑलरेडी लिखाया गया है, ठीक है ना। फ्रॉग वेल्डिंग क्या है, थर्माइट वेल्डिंग क्या है, ये आपको फेयर कॉपी में बताया गया, उसको आप वैसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। कह रहा है राइट अबाउट इफिशियंसी ऑफ रिविट ज्वाइंट, रिविट ज्वाइंट की इफिशियंसी के बारे में आपको क्या जानते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। व्हाट इज द बिल्ट ऑफ सेक्शन, बिल्ट ऑफ सेक्शन का डेफिनेशन पूछ रहा है, बताइए। तो आप मतलब फेयर में बढ़िया से देख करके पढ़ के लिख सकते हैं, ये सारे चीज ऑलरेडी लिखाया गया है, ठीक है। हाँ, कह रहा है कंपेयर साइमेट्रिकल सेक्शन एंड अनसाइमेट्रिकल सेक्शन। तो इसमें क्या करिएगा, एगो एंगल सेक्शन ले लीजिएगा और दूसरा ले लीजिएगा आई सेक्शन, ठीक है ना। आई सेक्शन आपको साइमेट्रिकल सेक्शन हो जाएगा और एंगल सेक्शन हो जाएगा वो अनसाइमेट्रिकल सेक्शन हो जाएगा, और दोनों का कंपेरिजन करके सब कुछ लिख दीजिए।